और लोग कहाँ है? तुम लोग सबको बुलाओ। 4 लोगों में क्या पढ़ाऊं? समझ में नहीं आ रहा है। हम्म। इसमें हर एक लेयर का एक इफेक्टिव कवर। तो अगर हमें ओवरऑल इफेक्टिव कवर निकालना होगा, क्योंकि हर एक लेयर का इफेक्टिव कवर था, हमें निकाल के उसके बाद से हमें ओवरऑल इफेक्टिव कवर निकालना है। तो मान के चलो कि वाई डैश वाई बार जो है ना, वो तुम्हारी ओवरऑल इफेक्टिव कवर है। तो वो कैसे निकलेगी? उसके लिए फॉर्मूला है, लिखो। वाई बार इज इक्वल टू AST1। सालिन माइक ऑफ कर बेटा। AST1 D1 AST1 इंटू D1 बार, सॉरी D1 डैश प्लस AST2 इंटू D2 डैश प्लस AST3 इंटू D3 डैश डिवाइडेड बाई AST1 प्लस AST2 प्लस AST3। एक बार और सुन लो। AST1 इंटू D1 डैश प्लस AST2 इंटू D2 डैश प्लस AST3 इंटू D3 डैश डिवाइडेड बाई AST1 प्लस AST2 प्लस AST3। ये हो जाएगा तुम्हारा वाई बार निकल जाएगा। पहले तुम लोगों को क्या करना है? D1 डैश निकालना है, D2 डैश निकालना है, D3 डैश निकालना है। उसके बाद एरिया निकालना है हर एक लेयर का, AST1 AST2। उसके बाद से इफेक्टिव ओवरऑल इफेक्टिव कवर निकालना है वाई बार। जब ओवरऑल इफेक्टिव कवर निकल जाएगा तो उससे तुम लोग को इफेक्टिव डेप्थ मिल जाएगा। मतलब स्मॉल डी जो था ना, इफेक्टिव डेप्थ, वो हो जाएगा तुम्हारा इज इक्वल टू कैपिटल डी माइनस वाई बार। कैपिटल डी माइनस वाई बार। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए क्या हो होता गया इतना? इफेक्टिव डेप्थ जो इससे पहले वाले में बताया था मैंने कि जो डी निकालना है, स्मॉल डी, वो कैसे निकलता था? उस वाले में कैसे निकलवाया था? कैपिटल डी माइनस डी डैश निकलवाया था ना। वैसे ही है? इसमें यस मैम। कैपिटल डी माइनस वाई बार करना है। इसमें कैपिटल डी माइनस वाई बार करना है। ओवरऑल इफेक्टिव कवर को माइनस करेंगे। उसमें इफेक्टिव कवर एक ही था, तो एक की वजह से डी डैश ले रहे थे, बट इसमें क्या था? 3 है ना। तो तीनों का पहले ओवरऑल निकाल के उसके बाद से माइनस कर देना। अब ये क्वेश्चन करते हैं, उसको समझ में आएगा तुम लोग को। चलो एक एग्जाम क्वेश्चन। एक्सपोजर कंडीशन एक्सट्रीम है। देखो, एक्सपोजर एक्सपोजर कंडीशन इज इक्वल टू एक्सट्रीम। विड्थ ऑफ द बीम इज इक्वल टू 600 mm। बीम का जो विड्थ है 600 मिलीमीटर है। ओवरऑल डेप्थ मतलब कैपिटल डी तुम्हारा 900 mm है। ओवरऑल डेप्थ कैपिटल डी इज इक्वल टू 900 mm। अब लिखो, जो फर्स्ट लेयर है ना, उसमें 6 नंबर ऑफ रिइंफोर्समेंट बार यूज हो रहा है। 6 रिइंफोर्समेंट बार यूज हो रहा है फर्स्ट लेयर में। फर्स्ट लेयर में 6 रिइंफोर्समेंट बार यूज हो रहा है, जिसका डायमीटर 28 mm है। सेकेंड लेयर में 4 रिइंफोर्समेंट बार यूज हो रहा है, जिसका डायमीटर 25 mm है। हर एक बार का है, ठीक है ना, डायमीटर। मैम थर्ड डाया लेयर में आओ। फोर। नहीं नहीं, ऐसे है। जैसे मान लो कि फर्स्ट लेयर, जैसे मैम इससे पहले वाले में ए। हाँ हाँ बोलो। मैम सेकंड लेयर बोलो। का मतलब डाया क्या होगी? 25 mm। 25 mm। हाँ ठीक है। ओके। थर्ड लेयर में
2 नंबर 2 रिइंफोर्समेंट बार यूज हो रहा है, थर्ड लेयर में 2 रिइंफोर्समेंट बार यूज हो रहा है जिसका डायमीटर 20 mm है, 20 mm है। ठीक ठीक है, अब देखो यस मैम। कि जो तुम्हारा हर एक लेयर है ना, जैसे मान लो कि पहला रिइंफोर्समेंट बार का लेयर हो गया और दूसरा रिइंफोर्समेंट बार का लेयर हो गया, उन दोनों के बीच में जो कवर दिया गया है, जो गैपिंग दी गई है, वो 25 mm, पहला और दूसरा। पहला एक लेयर बना लिया, 6 उसमें क्या कर लिया, बार डाल दिया, फिर दूसरा लेयर बना लिया, उसमें 4 बार डाल दिया। ठीक है, तो उन दोनों लेयर के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो 25 mm है। वैसे ही ऊपर में जाओ, सेकंड और थर्ड के बीच के लेयर का डिस्टेंस है 25 mm। अब इसका इमेज बनाओ पहले, और इमेज बना के हमको दिखाओ कैसे बना रहे हो, हमें देखना है। फिगर बनाओ पहले। सब कोई बनाएगा, सबको दिखाओ। इलेवन 18 तक ही बस टाइम है तुम लोगों के पास। बन गया। अभिषेक, अभिषेक दिखाओ। अमन, यस मैम। यस मैम। हाँ देखो मैम 25 mm जो तुमने लिया है ना, हाँ ठीक है, एक मिनट इधर देखो, 25 mm जो लिया है ना, वो थर्ड लेयर यस के नीचे का पोर्शन और सेकेंड लेयर के ऊपर का पोर्शन, उसके बीच का डिस्टेंस है, सेंट्रॉइड नहीं है ये। ठीक है, वैसे ही जिसमें सेंट्रॉइड लिया है ना, फर्स्ट और सेकंड का, वो 25 mm जो है ना, वो आउटर आउटर का है, केवल बाहर के आउटर से आउटर का है। समझ में आ गया? हाँ ठीक ठीक। यस मैम। आउटर टू आउटर है। और सबका हो गया है? देखो इमेज भेज दिया है ग्रुप में, देखो उसको बनाओ कॉपी में जल्दी से। सेवेंटी फाइव mm कहाँ से आ रहा है? 75 mm क्या है?
क्लियर कवर है? जी हाँ। क्लियर कवर कहाँ से आएगा? एक्सपोजर कंडीशन से। एक्सपोजर कंडीशन क्या दिया है मैंने? एक्सट्रीम। एक्सट्रीम के लिए क्या लिखवाया था? एक्सट्रीम के लिए एक्सपोजर 75 mm। हाँ, तो 75 mm हो गया। अब सारा तुम्हारा डायग्राम बन गया। अब क्वेश्चन सॉल्व करना है इसमें। तो हमको पहले y1 निकालना है, y2 निकालना है, y3 निकालना है। अगर तुमने d1 डैश, d2 डैश, d3 डैश लिया तो d1 डैश, d2 डैश, d3 डैश निकालना है। समझ गए इतना? तो सबसे पहले जी एरिया निकाल लो। अब एरिया निकाल लो। AST1 नंबर ऑफ बार कितने हैं पहले लेयर में? 6 है। हम 6 है ना? 6। हाँ, तो 6 इंटू जी हाँ। 5/4 इंटू d स्क्वायर। डायरेक्ट स्क्वायर। हाँ, तो निकालो एरिया कितना आ रहा है? 5/4 इंटू 28 का स्क्वायर इंटू 6। पहला एरिया हम 3000 पे ना 3692.64 है हमारा। ठीक है। AST2 निकालो। अब क्या हो जाएगा? 5/4 इंटू 25 का स्क्वायर इंटू 4, क्योंकि 4 बार यूज हो रहा है ना, तो 4 से मल्टीप्लीकेशन जी करना हाँ। पड़ेगा। हाँ, वैसे AST3 निकालना 5/4 20 का स्क्वायर इंटू 2। अभिषेक, आकाश गुप्ता, रितम, रितम, यस मैम। सॉल्व हो रहा है? यस मैम, 2 की वैल्यू निकाल। ठीक, निकाल। साली, हो रहा है बेटा? ठीक है, जब निकल गई है तो D1 डैश निकालो, या y1 जो है y1 निकालो। कैसे निकलेगा? हम 92 आ रही पहली d1 डैश या y1 बार 82 आएगा आई थिंक, सॉरी 89 आएगा। कैलकुलेट नहीं किया मैंने वैसे। 75 प्लस 28 डिवाइड बाय 2 114 89 आएगी। हाँ मेरे से गलत हुआ यही है। 89 कैसे आ रही समझ में आ रहा है? 75 तो तुम्हें लेना ही लेना है, और वो जो बार है उसका क्या लेना है? सेंटर से डिस्टेंस लेना है, मतलब हाफ लेना है। तो क्या हो जाएगा? 25 75 प्लस 28 डिवाइडेड बाई 2। हो गया? यस मैम। y2 निकालो अब। हाँ, y2 निकालो अब। हाँ। y2 कैसे निकलेगा? अब देखो हम y2 के लिए 112। y2 हाँ नो बेटा, देखो y2 निकालने के लिए क्या करना है?
y1 तो तुम्हारा एग्जैक्टली तुमने निकाल लिया, तो y1 को वैसे पुट कर दो वैल्यू को, उसके बाद जो बचा हुआ वो डिस्टेंस लेना है, उसके बाद बचा हुआ डिस्टेंस क्या लेना है, मतलब हाफ डिस्टेंस अभी पहले बार वाला लेना है, मतलब 28/2 करना है अभी, क्योंकि अभी उसका आधा डिस्टेंस तो रह गया है, आधा डिस्टेंस ही y1 में लिया है तुमने, तो जो पहले बार का आधा डिस्टेंस रह गया है वो लेना है, मतलब 14 लेना है, उसके बाद से उसके बीच का डिस्टेंस 25 दिया था ना, दोनों लेयर के बीच का डिस्टेंस 25 है, तो वो लोगे, उसके बाद फिर जो सेकंड बार है उसका हाफ डिस्टेंस लोगे। समझ में आया क्या मैं बोल रही? y1 जो है वो लेना है, फिर पहले बार का भी आधा डिस्टेंस बाकी है वो लेना है, फिर दो बारों के बीच का 25 जो डिस्टेंस दिया था मैंने क्वेश्चन में वो लेना है, फिर सेकेंड बार का हाफ डिस्टेंस लेना है अभी, मतलब y1 89 आया था ना, 89 प्लस 28/2 प्लस 25 प्लस 25/2, गॉट इट? 140.5 5, हाँ गुड। अब ऐसे y3 निकाल के बताओ, अब इसे मैं हेल्प नहीं करूंगी। ये समझ में आ जाएगा तो WSM समझ 188, गुड। आ गया रितम सालिक? 188 कंफ्यूजन। क्या कंफ्यूजन है? y2 रखो, y2 की वैल्यू रख लो, y2 तक तो कैलकुलेट कर ही लिया, तो y2 की जो वैल्यू आई है वो पुट कर दो, फिर जो आधे डिस्टेंस सेकंड बार की बची है वो रख दो, फिर 25 बीच के डिस्टेंस रख दो, फिर थर्ड बार की क्या करनी है, आधी डिस्टेंस रखनी है वो रख दो, मतलब 140.5 प्लस 25/2 प्लस 25 प्लस 20/2। यस मैम आ गया। आ गया ना? आकाश तुम हो यहाँ पे या नहीं? चलो ये निकल गई ना, अब निकालो y बार निकालो, फिर उसके बाद इफेक्टिव डेप्थ निकालो। y बार कैसे निकालनी है? AST1 इंटू y1 प्लस AST2 प्लस इंटू y2 प्लस AST3 इंटू y3 डिवाइडेड बाई AST1 प्लस AST2 AST3, ठीक है, करके निकालो। सालिन सालिन अब तुम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने क्लासमेट्स को कल से लाओगे, अगर नहीं लाओगे तो मैं क्लास नहीं लूंगी कल से। क्योंकि मैं यहाँ 4 पे अपना इतना एनर्जी डाल रही हूँ, फिर जब बच्चे आएंगे फिर उन पे भी एनर्जी डालो। हम बार बार कितना आ रहा है? 5 बार बेटा 114.98 आई थिंक आ रही है इतनी। नहीं देख लो अराउंड कुछ पैसे आए कितना।
एरिया दोनों तीनों का कितना कितना आया था? पहले का आया था 3694.51, सेकंड वाले का 1963.49 और तीसरे वाले का 628.31। यस मैम, अप्रोक्सीमेटली इतना ही आ रहा है। इतना ही आ रहा था ना, तो ठीक है। वाई बार कुछ 114.98 करके आएगा और इफेक्टिव डेप्थ जो होगा 900 माइनस 114.98 कर दोगे तो आ जाएगी वैल्यू। मैम y बार की वैल्यू मेरी 115.07 आई है। ठीक है। इसके बाद से इफेक्टिव डेप्थ निकाल लो, 900 में से वो माइनस कर दो, तुम्हारी इफेक्टिव डेप्थ आ जाएगी। और इस क्वेश्चन को एक दो बार देख लेना जब क्लास ओवर हो जाए तो। अब चलो लिख लो एक जगह, मिनिमम क्लियर कवर। मिनिमम क्लियर कवर स्लैब के लिए 20 mm, स्लैब के लिए 20 mm, बीम के लिए 25 mm, बीम के लिए 25 mm, कॉलम के लिए 40 mm, कॉलम के लिए 40 mm, वाटर टैंक के लिए 45 mm, वाटर टैंक के लिए 45 mm एंड फाउंडेशन के लिए 75 mm। जितने भी वैल्यू है ना बेटा, वो माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन के लिए है, ठीक है। मैम फाउंडेशन के लिए क्या? 75 mm। हो गया इतना? यस मैम। चलो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैम हाँ बोलो। हम इसमें आपने बताया ये माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन के लिए है, मतलब माइल्ड मैम एक्सपोजर कंडीशन की वैल्यू है सारी। तो मतलब स्लैब और ये सब चीज की वैल्यू हाँ अलग अलग है। हाँ हाँ हाँ। अब देखो, अब एक चीज देखते हैं कि जैसे मान लो कि हमें बीम बनाना है, स्लैब बनाना है, या कॉलम की डिजाइनिंग करनी है, फुटिंग की डिजाइन करनी है, मतलब इन सबके मेंबर्स की डिजाइनिंग करनी है, तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड है, 3 मेथड है। तो लिख लो डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट मेथड फॉर डिजाइनिंग, फॉर डिजाइनिंग, फॉर डिजाइनिंग of the members like beam, slab, column, footing, etc. पहला है WSM, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। WSM वर्किंग स्ट्रेस मेथड। दूसरा है LSM, लिमिट स्टेट मेथड, लिमिट स्टेट मेथड। तीसरा है फ्री स्ट्रेस, तीसरा है फ्री स्ट्रेस। वर्किंग स्ट्रेस मेथड, लिमिट स्टेट मेथड एंड फ्री स्ट्रेस। WSM के डिजाइनिंग के लिए ना, वर्किंग स्ट्रेस मेथड के डिजाइन के लिए अगर IS 456 2000 कोड में देखा जाए तो पेज नंबर 80 पे जानने को मिलेगा इसका, ठीक है। एनेक्स बी है, एनेक्सर बी करके होगा उसमें पेज 80 पे, उसमें मिल जाएगा तुम लोग को। मतलब अभी देखना नहीं है, अगर तुम लोग कभी देखना होगा तो इस पे जाके देख सकते हो पेज नंबर 80 में। लिख लो वर्किंग स्ट्रेस मेथड इज बेस्ड ऑन, working stress method is based on
based on actual stress ब्रैकेट में लिखो उसको called working stress due to working load इसका मतलब है कि जो तुम्हारा वर्किंग स्ट्रेस होता है, वर्किंग स्ट्रेस मतलब क्या है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, किस बेसिस पे हो रहा है, वो एक्चुअल स्ट्रेस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और एक्चुअल स्ट्रेस क्या होता है, क्योंकि तुम्हारा एक्चुअल वर्क जो लोड आ रही है ना कोई बीम पे या स्लैब पे, उसकी वजह से जो स्ट्रेस डेवलप हो रही है उसी को क्या बोलते हैं, एक्चुअल स्ट्रेस बोलते हैं। और WSM ना इसी से एसोसिएट है। ठीक है, एक्चुअल स्ट्रेस से एसोसिएट होता है। तो WSM किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्चुअल स्ट्रेस से। और वो एक्चुअल स्ट्रेस कहाँ से जनरेट हो रही है, ड्यू टू वर्किंग लोड। तो कोई बीम है, तो मान लो कि सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, उस पे UDL लग रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, तो उसमें क्या क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट इंड्यूस होगा, और क्या होगा, शियर फोर्स होता है। तो उसकी वजह से कौन कौन सा स्ट्रेस आ रहा है, बेंडिंग स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो जो लोड की वजह से स्ट्रेस डेवलप हो रहा है उसे कौन बियर करेगा, उसे कौन बियर कर रहा है, जो वर्किंग लोड की वजह से स्ट्रेस डेवलप हो रही है, एक्चुअल स्ट्रेस, उसे बियर कौन करेगा। Tell me.